हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट पीरियड में इतिहास में पार्ट 2 शिवाजी महाराज श्री पूर्व का भारत, यह पार्ट का हमने पठन किया था। इसमें आपको मैंने बताया था कि हम इस पार्ट में शिवाजी महाराज से पहले भारत में जो विभिन्न अलग अलग प्रकार की राज सत्ताएं थी उसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं, पहले हमने देखा था कि 8वीं शताब्दी में जो बंगाल था, बंगाल में क्या था, पाल विख्यात राजवंश था। यानी 8वीं शताब्दी में बंगाल में पाल नाम का प्रशंसनीय विख्यात राजवंश था। मध्य भारत में गुर्जर प्रतिहार सत्ताओं ने आंध्र में, कलिंग में, विदर्भ में, पश्चिम कठियावाड़, कन्नौज और गुजरात तक अपनी सत्ता का विस्तार किया था। उसके बाद में मध्य भारत के बाद में उत्तर भारत के राजपूत वंश में जो गढ़वाल वंश है, परमार वंश है, यह दो महत्वपूर्ण थे। यानी उत्तर भारत के जो राजपूत वंश है उसमें गढ़वाल वंश और परमार वंश, यह दो वंश महत्वपूर्ण थे। उसमें राजपूत जो थे, राजपूत में जो चौहान वंश था उसका पृथ्वीराज चौहान सबसे पराक्रमी शासक था। तराई नामक स्थान पर जो पहला युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया, लेकिन तराई में जो दूसरा युद्ध हुआ उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया यानी पराजित किया। अब तमिलनाडु के जो चोल वंश है उसके राजा राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम, यह दो असाधारण महत्व रखते हैं। कहाँ पे? तमिलनाडु के चोल वंश में। कौन? राजा राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम। अब जो चोल शासक था उसमें नौसेना, जो चोल शासक थे उन लोगों ने नौसेना के बल पर मालदीव द्वीप और श्रीलंका को जीत लिया था। और कर्नाटक के जो होयसड़ वंश थे उसके विष्णुवर्धन राजा ने पूरे कर्नाटक को, संपूर्ण कर्नाटक को अपने वश में कर लिया था, जीत लिया था। अब महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट वंश के जो गोविंद तृतीय थे उनके कार्यकाल में राष्ट्रकूट की सत्ता कहाँ से कहाँ तक थी? कन्नौज से लेकर रामेश्वर तक फैली हुई थी। लेकिन बाद में कृष्ण तृतीय जो आए उन्होंने उस सत्ता को इलाहाबाद का जो प्रदेश था उसको भी जीत लिया। यानी फिर कन्नौज से लेकर रामेश्वर और इलाहाबाद तक का पूरा प्रदेश महाराष्ट्र के वश में आ गया। ठीक है, फिर शिलाहारों के 3 वंश थे। शिलाहारों के 3 वंश जो थे वो पश्चिम महाराष्ट्र से उदित हुए। इसमें पहला वंश कोकण में ठाणे और रायगढ़, दूसरा वंश जो था वो दक्षिण कोकण पर था और तीसरा वंश जो था वो कोल्हापुर, सातारा, सांगली और बेलगांव जिले के कुछ हिस्सों पर राज्य कर रहे थे। अब शिवाजी महाराज के से पहले पूर्व काल के अंत में, यानी शिवाजी महाराज से पहले का जो काल था उसके अंत में जो महाराष्ट्र के यादव जो थे, यादव की राजसत्ता वैभवशाली राजसत्ता मानी जाती। कब? शिवाजी महाराज से पहले। लेकिन यादव वंश का जो शासक था वो भिल्लम पश्चिम की जो राजधानी है वो औरंगाबाद के समीप देवगिरी में थी। उसने कृष्णा नदी के पार अपनी सत्ता को विस्तार किया, सत्ता को बढ़ा दिया था। यादवों का शासनकाल था, यादव जो लोग थे शिवाजी महाराज के पूर्व, तो यादवों का जो शासनकाल था वो मराठी भाषा और साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। और इसी कालखंड में महाराष्ट्र में महानुभाव और वारकरी संप्रदाय का भी उदय हुआ था। यहाँ तक हम लास्ट पीरियड में पढ़ चुके हैं। अब हम आज पश्चिमोत्तर दिशा में आक्रमण किस प्रकार से हुआ, तो पश्चिमोत्तर दिशा जो थी, पश्चिम और उत्तर की जो दिशा थी उसमें किन किन लोगों ने किस प्रकार से आक्रमण किया वो अब हम देखेंगे। तो क्या बोला यहाँ पे कि यद्यपि महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट यादव जैसे स्थानीय घरानों की सत्ता थी, यानी महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट यादव जैसे जो घराने थे उनकी सत्ता तो थी, फिर भी उत्तर में इन स्थितियों का लाभ पश्चिमोत्तर दिशा में आए आक्रमणकारियों ने उठाया। महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट और यादव इनकी सत्ता होने के बावजूद भी उत्तर जो भाग था, उत्तर में इन स्थितियों का लाभ उठाया और पश्चिम से उत्तर दिशा में आए हुए जो आक्रमणकारी थे, किसने उठाया? पश्चिमोत्तर दिशा से आए हुए आक्रमणकारियों ने उस जो महाराष्ट्र में जो उत्तर दिशा में उनका लाभ उठा, उत्तर की ओर वो आए, यानी वहां की स्थानीय सत्ताओं को जीतकर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। और जो पश्चिमोत्तर दिशा से आए हुए आक्रमणकारी थे उन्होंने उत्तर भाग में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, उस स्थानों को जीतकर, उनकी सत्ताओं को जीतकर। इस बीच की कालावधि में अब जब पश्चिमोत्तर दिशा से आए हुए आक्रमणकारी थे तब उसी बीच
की कालावधि में मध्य पूर्व में भी, अब पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, अब मध्य पूर्व जो था, मध्य से लेकर पूर्व में अरब सत्ता का उदय हुआ। अब मध्य से पूर्व में जो अरब की सत्ता थी वो उनका भी उदय हो गया, और साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, साम्राज्य को बढ़ाने के लिए जो अरब सत्ताधीश थे वो भी भारत की ओर मुड़ गए। उनका अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए वो भी कहाँ पे आ गए, भारत की ओर आ गए। अब 8वीं शताब्दी में अरब सेनानी मोहम्मद बिन कासम ने सिंध प्रांत पर आक्रमण किया। और जब 8वीं शताब्दी में किसने, अरब सेनानी मोहम्मद बिन कासम, नाम क्या है इसका, मोहम्मद बिन कासम। कौन है ये, अरब सेनानी है मोहम्मद बिन कासम। इसने कहाँ पर, कौन से प्रांत पर आक्रमण किया, तो सिंध प्रांत पर आक्रमण किया। इसको आपको अंडरलाइन करना है ताकि आपको अगर ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछता है या एक वाक्य में पूछता है तो आपको आना चाहिए। 8वीं शताब्दी में अरब सेनानी मोहम्मद बिन कासम ने सिंध प्रांत पर आक्रमण किया। अब सिंध के जो दाहिर राजा थे, सिंध के दाहिर राजा के प्रतिकार को निष्फल बनाते हुए उसने सिंध प्रांत को जीता। सिंध में जो दाहिर राजा थे उसने प्रतिकार किया, लेकिन उस प्रतिकार को निष्फल करते हुए मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत पर अपना आक्रमण कर लिया, यानी वो प्रांत उसने जीत लिया। सिंध प्रांत को किसने जीता, मोहम्मद बिन कासिम ने। इस आक्रमण के परिणाम स्वरूप अरबों का भारत के साथ पहली बार राजनीतिक संपर्क हुआ। और जो ये आक्रमण किया गया, तो इस आक्रमण में जो अरब जो थे, अरबी लोग, अरबों का भारत के साथ में पहली बार क्या हुआ, राजनीतिक संपर्क हुआ। बाद में यानी कालांतर में मध्य एशिया के तुर्की, कौन कौन आए, मध्य एशिया के तुर्की, अफगानी और मुगल ये भारत में आए। इसको अंडरलाइन करो। कालांतर में क्या हुआ, मध्य एशिया के कौन कौन आए, मध्य एशिया के तुर्की, अफगानी और मुगल कहाँ पे आए, भारत में आए। और उन्होंने भारत में अपनी सत्ता को स्थापित किया। यानी ये आपको अंडरलाइन करना है। इसको आपको एक वाक्य में भी आ सकता है या फिल इन द ब्लैंक में पूछ सकते हैं कि मध्य एशिया से कौन आया और किसने भारत पर आक्रमण किया, यानी अपनी सत्ता को स्थापित किया। तो मध्य एशिया के तुर्की, अफगानी और मुगल कहाँ पर आए, भारत में आए, और उन्होंने भारत में अपनी सत्ता को स्थापित किया। धीरे धीरे अपनी सत्ता को फैलाया भी और भारत पर आक्रमण भी किया। अब ईस्वी की जो 11वीं शताब्दी थी, 11वीं शताब्दी में भारत पर तुर्कियों के आक्रमण प्रारंभ हुई। जो मैंने पहले बताया थी कि तुर्की, अफगानी और मुगल भारत में आए, तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी सत्ताएं बढ़ाई। और 11वीं शताब्दी में भारत पर तुर्कियों ने आक्रमण अपना प्रारंभ कर दिया। वे अपने सत्ता का विस्तार करते हुए भारत के पश्चिमोत्तर सीमा तक आ गए। जो पश्चिमोत्तर हमने देखा था पहले कि पश्चिमोत्तर सीमा में जो पश्चिमोत्तर दिशा से आक्रमणकारी आए थे, उन्होंने उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया था ना। तो वही यहाँ पे बोला है कि वे अपनी सत्ता का विस्तार, कौन, तुर्की लोगों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा तक वो आ गए, वहां तक उन्होंने अपना स्तर बढ़ा लिया। ठीक है। अब गजनी का जो सुल्तान था मोहम्मद, गजनी का सुल्तान कौन था, महमूद, इसने भारत पर अनेक आक्रमण किए। गजनी के सुल्तान का नाम है महमूद, इसने भारत पर बहुत सारे आक्रमण किए। इन और जो उन्होंने आक्रमण किए, उस आक्रमणों में उसने क्या क्या जीत लिया। इस आक्रमणों में इसने, सुल्तान मोहम्मद ने मथुरा, वृंदावन, कन्नौज, सोमनाथ के जो संपन्न मंदिर थे उनको लूटा, और वहां की जो बहुत सारी संपत्ति थी, विपुल संपत्ति थी, उसको अपने साथ में ले गया। उसके बाद में बख्तियार खलजी ने विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का समृद्ध ग्रंथालय जला डाला। और जो बख्तियार खलजी था, इसने सबसे विश्व प्रसिद्ध ग्रंथालय है नालंदा का, इसको अंडरलाइन करो। बख्तियार खलजी ने विश्व प्रसिद्ध, पूरे विश्व में प्रसिद्ध नालंदा का ग्रंथालय है, उसको क्या कर दिया, जला डाला। अब हम पढ़ेंगे उत्तर की सुल्तान से। अब हमने पढ़ा पश्चिमोत्तर दिशा में आक्रमण किस प्रकार से हुआ, किस तरीके से पश्चिमोत्तर दिशा के जो आक्रमणकारी थे उन्होंने किस तरह से धीरे धीरे भारत में अपना कब्जा किया, अपनी सत्ता को बढ़ाया, वो हमने इसमें देखा। अब हम पढ़ेंगे उत्तर की सुल्तान से। उत्तर दिशा में जो सुल्तान थे उनके सुल्तानशाही किस प्रकार के थे। तो ईस्वी सन 1175 और 1178, हाँ 75 और 78 है ना,
ईस्वी सन 1175 और 1178 में अफगानिस्तान के गौर के सुल्तान मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। कब? 1175 और 1178 में अफगानिस्तान के कौन से? अफगानिस्तान के गौर सुल्तान मोहम्मद गौरी ने क्या किया? भारत पर आक्रमण किया। भारत में जीते हुए प्रदेश का प्रशासन चलाने के लिए उसने कुतुबुद्दीन ऐबक की नियुक्ति की और भारत में जिन जिन प्रदेशों को उसने जीता था उन प्रदेशों पर अपना शासन चलाने के लिए उसने किसकी नियुक्ति की? कुतुबुद्दीन ऐबक की नियुक्ति की। यानी भारत में जो जितने भी भागों को उसने जीता है उन भागों पर अपनी सत्ता चलाने के लिए, अपना प्रशासन चलाने के लिए उसने कुतुबुद्दीन ऐबक की नियुक्ति की। इसके बाद हम पढ़ेंगे पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 पर हमको यहाँ पर बोला है ईस्वी सन 1206 में। अब 1206 में मोहम्मद गौरी की क्या होगी? मृत्यु होगी, है ना। ईस्वी सन 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आधिपत्य में भारतीय प्रदेश का शासन स्वतंत्रता पूर्वक चलाना प्रारंभ किया। यानी अब 1206 में तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु होगी, तो अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? भारतीय प्रदेश का जो शासन था वो खुलेआम यानी स्वतंत्रता पूर्वक चलाना उसने प्रारंभ कर दिया। ठीक है। ऐबक मूलतः एक गुलाम था। ऐबक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक एक क्या था? गुलाम था। फिर भी वह दिल्ली का सुल्तान बना, यानी गुलाम होने के बावजूद भी वह क्या हुआ? दिल्ली का सुल्तान बना। और 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई? 1206 में। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? 1210 में। 4 साल बाद उसकी मृत्यु होगी। अब हमको बोला यहाँ पर इब्राहिम लोदी। अब जो इब्राहिम लोदी था वह क्या था? अंतिम सुल्तान था। इब्राहिम लोदी आखिरी सुल्तान था। उसके स्वभाव में अनेक दोष थे, बहुत सारे उसके स्वभाव में दोष थे, खामियां थी। फलतः उसके अनगिनत शत्रु बने, इसलिए उसके बहुत सारे क्या बन गए? शत्रु बन गए। पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोदी ने काबुल के मुगल सत्ताधीश बाबर को इब्राहिम लोदी के विरुद्ध युद्ध के लिए आमंत्रित किया। पंजाब का जो सूबेदार था, क्या नाम है उसका? दौलत खान लोदी। पंजाब का जो सूबेदार था दौलत खान लोदी, इसने काबुल में जो मुगल सत्ताधीश थे, कौन था? बाबर को इब्राहिम लोदी के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आमंत्रित किया, यानी बुलाया। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया, यानी हरा दिया। और इसी के साथ सुल्तान शाही का अंत हो गया, सुल्तान शाही खत्म हो गई। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे विजयनगर राज्य। विजयनगर का राज्य किस प्रकार का था? तो दिल्ली का जो सुल्तान था मोहम्मद तुगलक, दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद तुगलक के कार्यकाल में दिल्ली की केंद्रीय सत्ता के विरुद्ध दक्षिण में विद्रोह हुआ। जब दिल्ली का जो सुल्तान था मोहम्मद तुगलक, उस समय उसके कार्यकाल में, सुल्तान मोहम्मद तुगलक के कार्यकाल में जो दिल्ली थी, दिल्ली की जो केंद्रीय सत्ता थी, उसके विरुद्ध कौन? दक्षिण में कहा विद्रोह हुआ? दक्षिण में विद्रोह हुआ। इसी से विजयनगर और बहमनी इन दो शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ। और जो दिल्ली की जो केंद्रीय सत्ता थी उसके विरुद्ध दक्षिण में विद्रोह हुआ, और दक्षिण में विद्रोह होने की वजह से ही विजयनगर और बहमनी ये दो शक्तिशाली राज्य का निर्माण हुआ। अब दक्षिण भारत के दो भाई हरिहर और बुक्का, दक्षिण भारत के दो भाई थे, पहले का नाम हरिहर, दूसरा बुक्का। हरिहर और बुक्का दिल्ली की सुल्तान शाही की सेवा में सरदार थे। हरिहर और बुक्का दिल्ली की जो सुल्तान शाही थी उसके सेवा में सरदार थे। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में राजनीतिक अस्थिरता निर्माण हुई, और मोहम्मद तुगलक का जब शासनकाल था उसमें दक्षिण में राजनीतिक अस्थिरता का निर्माण हो गया। और हरिहर और बुक्का ने इस अस्थिरता का लाभ उठाया, यानी राजनीतिक अस्थिरता, स्थिर नहीं थी राजनीतिक उनकी, कुछ भी वो लोग अपना निर्णय लेते थे तो उसने फायदा उठाया। हरिहर और बुक्का ने इस अस्थिरता का लाभ उठाया, फायदा उठाया, और फायदा उठाते हुए उसने ईस्वी सन 1336 में दक्षिण में विजयनगर राज्य की स्थापना की। अब वर्तमान कर्नाटक, अब जो कर्नाटक है उसका हम्पी नगर इस राज्य की राजधानी था। उस समय में जो अभी कर्नाटक का हम्पी नगर है, ये उस समय विजयनगर राज्य की राजधानी था।
हरिहर विजयनगर का प्रथम शासक था, और जो हरिहर था वो विजयनगर का पहला राजा बना, शासक बना। हरिहर के बाद में उसका भाई जो बुक्का था वह सत्तासीन हुआ। हरिहर के बाद में उसका भाई बुक्का बना। रामेश्वर तक के प्रदेश को बुक्का अपने अधिपत्य में ले आया। रामेश्वर तक का जितना भी प्रदेश था वह सब बुक्का ने अपने अधिकार में कर लिया। अब क्या बोला है, कृष्णदेवराय। अब कृष्णदेवराय के बारे में पढ़ेंगे हम। कृष्णदेवराय के जो ईस्वी सन 1509 में कृष्णदेवराय विजयनगर का शासक बना। अब विजयनगर का शासक कौन बना, कृष्णदेवराय। तो कृष्णदेवराय कब बना, ईस्वी सन 1509 में कृष्णदेवराय कहाँ का शासक बना, विजयनगर का शासक बना। उसने विजयवाड़ा और राजमहेंद्री प्रदेशों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। जो कृष्णदेवराय था वह जब 1509 में विजयनगर का राजा बना तब उसने विजयवाड़ा और राजमहेंद्री ये जो प्रदेश थे उसको जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। उसका राज्य का विस्तार हुआ। बहमनी सुल्तान महमूद शाह के नेतृत्व में एकत्रित हुए सुल्तानों के सैन्य संघ की उसने पराजय की। और उस समय जो बहमनी सुल्तान महमूद शाह था उसके नेतृत्व में जो एकत्रित हुए जो सुल्तान थे उसके जो सैन्य थे, उसके जो सैनिक थे, सैनिकों के जो संघ था उसको उसने किसने, कृष्णदेवराय ने हराया। कृष्णदेवराय के कार्यकाल में विजयनगर राज्य पूर्व में कटक से लेकर, यानी कृष्णदेवराय के समय विजयनगर का राज्य पूर्व में कटक से लेकर तो पश्चिम में गोवा तक और उत्तर के रायचूर दोआब से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला हुआ था। इतना उसने अपने राज्य को बढ़ाया उसके कालखंड में। ईस्वी सन 1530 में कृष्णदेवराय की मृत्यु हो गई। कृष्णदेवराय की मृत्यु कब हुई, ईस्वी सन 1530 में। ठीक है, उसने इतने राज्यों पर अपना विस्तार किया और बाकी के राज्यों को जो बताया हमने यहाँ पे पढ़ा उतने राज्यों पर उसने कृष्णदेवराय ने विस्तार किया और उसकी मृत्यु कब हुई, 1530 में कृष्णदेवराय की मृत्यु हो गई। जो कृष्णदेवराय था वो कौन था, विद्वान था, है ना, बहुत ही बुद्धिमान था। उसने तेलुगु भाषा में राजनीति से संबंधित आमुक्तमाल्यदा नामक ग्रंथ लिखा था। कृष्णदेवराय विद्वान होने के साथ साथ उसने तेलुगु भाषा में राजनीति के बारे में आमुक्तमाल्यदा नामक ग्रंथ भी लिखा था। इसको अंडरलाइन करोगे आपकी। आमुक्तमाल्यदा यह ग्रंथ कौन सी भाषा में, तेलुगु भाषा में। और किसने लिखा, कृष्णदेवराय ने लिखा। उसके शासनकाल में, किसके शासनकाल में, कृष्णदेवराय के शासनकाल में विजयनगर में 1000 राम मंदिर, कितने, विजयनगर में कितने राम मंदिर, 1000 राम मंदिर और विठल मंदिर का निर्माण कार्य हुआ था। अब कृष्णदेवराय के बाद, कृष्णदेवराय के पश्चात विजयनगर राज्य की शक्ति घटती गई। अब उसकी मृत्यु होने के बाद में जो विजयनगर पर जो राज्य कृष्णदेवराय राज्य कर रहे थे उनकी मृत्यु के बाद में जो शक्ति ताकत थी वो कम हो गई, तो वो घटती गई। और वर्तमान कर्नाटक राज्य के तालीकोट में एक और आदिल शाही, निजाम शाही, कुतुब शाही, बरीद शाही, ये एक और थी, है ना। वर्तमान कर्नाटक राज्य में तालीकोट में एक और कौन कौन सी शाही थी, आदिल शाही, निजाम शाही, कुतुब शाही, बरीद शाही। और दूसरी ओर विजयनगर का शासक राम राय। इसके बीच में ईस्वी सन 1565 में क्या हुआ, युद्ध हुआ और इस युद्ध में विजयनगर की पराजय हुई। इसके बाद में विजयनगर राज्य पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब बहमनी राज्य, मोहम्मद तुगलक के प्रभाव को उखाड़ फेंकने के लिए दक्षिण के सरदारों ने विरोध किया। जो मोहम्मद तुगलक था उसका जो इतना प्रभाव था तो उस प्रभाव को उखाड़ कर फेंकने के लिए, पूरी तरह से नष्ट करने के लिए जो दक्षिण के सरदार थे उन्होंने विद्रोह किया। और इस सरदारों का प्रमुख जो था उसका नाम था हसन गंगू। हसन गंगू यह प्रमुख था विद्रोह करने के लिए। उसने दिल्ली के सुल्तान की सेना को हराया, पराजित किया और ईस्वी सन 1347 में नए राज्य का उदय किया, नया राज्य का निर्माण किया। इसे क्या कहते हैं, बहमनी राज्य कहते हैं। नया राज्य का निर्माण किया तो उस राज्य का नाम क्या रखा, बहमनी राज्य रखा। हसन गंगू बहमनी राज्य का प्रथम सुल्तान
बना। हसन गंगू बहमनी राज्य का प्रथम सुल्तान बना और उसने कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा में अपनी राजधानी की स्थापना की। कर्नाटक राज्य का जो गुलबर्गा था उसमें अपनी राजधानी का निर्माण किया, गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, तो आज हमने बच्चों क्या क्या पढ़ा है। आज हमने पश्चिमोत्तर दिशा में आक्रमण किस प्रकार से हुआ, उसके बाद उत्तर की सुल्तानशाही किस प्रकार की थी, विजयनगर राज्य किस प्रकार से बना, फिर कृष्णदेवराय कौन थे, उन्होंने कैसे अपने प्रदेश का विस्तार किया, और बहमनी राज्य किस तरीके से बना और बहमनी राज्य की राजधानी क्या है गुलबर्गा किस तरीके से बनाई, यह हमने पढ़ा। इसके बाद में नेक्स्ट पीरियड में हम लोग महमूद गवा के बारे में पढ़ने वाले।